गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने चल रहे हैं इकोलॉजी के सेक्शन पर। बोर्ड पे आपको मेंशन किया हमने। इकोलॉजी की इस यूनिट में हमको 4 चैप्टर डिस्कशन करने हैं और इन 4 चैप्टर से कुल मिलाकर के 12 से 15 क्वेश्चन तक का वेटेज हो सकता है आपके इस कंपटीशन में, राइट। तो इस सेगमेंट को यद्यपि आप बहुत हल्के में लेते हैं कि इकोलॉजी तो बहुत ईजी है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। कभी कभी आप सिली मिस्टेक करते हैं कंपटीशन में और सवाल आपका गलत हो जाता है। तो जबकि आपके सिलेक्शन के लिए एक एक क्वेश्चन में वेटेज रखता है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं उनसे रैंक में कितना चढ़ाव उतार होगा, तो इसको आप जानिए आज के कंपटीशन के युग में। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके तब जबकि इकोलॉजी के इस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज है। तो इकोलॉजी में जो जिन 4 चैप्टर्स के बारे में हमें स्टडी करना है उनके नाम हैं, आप देख लें यहाँ पर। एक है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये पहला चैप्टर है। इसमें दूसरा है इकोसिस्टम। तीसरा इसमें जो चैप्टर है वो बायोडाइवर्सिटी का है, बायोडाइवर्सिटी। और इसमें जो चौथा चैप्टर आपको पढ़ना है दैट इज इन्वायरमेंटल इश्यूज। इस तरह से इकोलॉजी की इस यूनिट में आपको ये 4 सेक्शन हैं, 4 चैप्टर है जिनके बारे में आपको पढ़ना है। हम सबसे पहले इकोलॉजी की जनरल बात करेंगे, मतलब इसका क्या होता है, इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या स्कोप है, इन पर चर्चा करेंगे और फिर 1 बाय 1 इन चैप्टर्स को हम डील करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आइए और समझते हैं कि इकोलॉजी का मतलब क्या होता है। आपको अब तक ये पता चल गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर हम लिविंग्स की बात करें तो सीधा सीधा दिमाग ये जाएगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइफ की बात करें अगर, तो किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन था। ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पहले का क्या ऑर्गेनाइजेशन था। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखना चाहते हैं इकोलॉजी को समझने के लिए, तो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ लें कि ओरिजिन ऑफ लाइफ से उठाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्तमान अस्तित्व है और इसका अपने इन्वायरमेंट से क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। यहाँ पर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर फिर क्या बन रहा है, एटम, ठीक है। ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके यूनाइट होने से क्या बन रहा है, एटम बन रहा है। जब एटम यूनाइट होता है तो क्या बनते हैं, पहले सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स, और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिनको हम पॉलीमर या मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, राइट। इस तरह से आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के एटम बनाते हैं, कई एटम मिलकर के सिंपल मॉलिक्यूल बनाते हैं, कई सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं, ये नॉन पॉलीमर होते हैं, ये केवल सिंगल यूनिट होते हैं। लेकिन ऐसी ही कई यूनिट जब आपस में पॉलीमराइज करती हैं तो एक बड़े साइज़ का मॉलिक्यूल बनता है। बायोमॉलिक्यूल में आप पढ़ चुके हैं जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, पॉलीमर्स होते हैं ये, जैसे प्रोटीन्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, ये सब पॉलीमर्स होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से ये लार्ज साइज़ के जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे, आगे चलकर ये ऑर्गेनाइज हो गए। ऑर्गेनाइज होकर के इन्होंने प्रोटोप्लाज्म बना दिया। क्या बनाया, प्रोटोप्लाज्म बनाया। इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स ने मिलकर क्या बनाया, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म बनाया। लेकिन ये प्रोटोप्लाज्म किससे घिर गया, प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड विद द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, यू नो इट इज सेल, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, क्या कह दिया इसको, इसी को हमने नाम दिया सेल। ये लार्ज साइज जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे ये यूनाइट हो करके इन्होंने क्या बनाया,
इन्होंने प्रोटोप्लाज्म बनाया, और प्रोटोप्लाज्म को जब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ने घेर लिया तो यहाँ पर सबसे पहले दुनिया की सबसे पहली सेल का निर्माण हुआ। यहीं से वायरस कट गए, क्योंकि वायरस में एनवेलप नहीं था, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन नहीं थी, इसलिए वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं आए और एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी कंसीडर किए गए, राइट। क्योंकि सेल थ्योरी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि सेल थ्योरी जो है क्या कहती है, कहते हैं कि दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो एक सेल के होते हैं या फिर इसी प्रकार की कई सेल से मिलकर बने होते हैं, जहाँ पर सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के रूप में प्ले करती है रोल, ठीक। इस तरह से इंडिविजुअल जब एक सेल का निर्माण हो गया तो हमने कह दिया कि लाइफ की ओरिजिन हो गई। तो व्हाट वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ? तो इट वाज द नेकेड जीन, बट व्हेन इट कवर्ड विद द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दिस बिकेम ए सेल। तब ये एक सेल हो गई और फिर इस सेल का एग्रीगेट टिश्यू कहलाया। यहाँ से आगे का जब हम एग्रीगेशन पढ़ेंगे तो सेल से कौन मिला हमको? टिश्यू मिला। टिश्यू से कौन मिला हमको? ऑर्गेन मिला। ऑर्गेन की ग्रुपिंग ने क्या बनाया? ऑर्गेन सिस्टम बनाया। क्या बनाया? ऑर्गेन सिस्टम बनाया। ऑर्गेन सिस्टम ने मिलकर क्या बना दिया? इसने ऑर्गेनिज्म बना दिया। ऑर्गेनिज्म ने मिलकर के क्या बनाया? ऑर्गेनिज्म ने मिलकर पॉपुलेशन बनाया। पॉपुलेशन ने मिलकर क्या बनाया? कम्युनिटी बनाया। कम्युनिटी ने क्या बनाया? इकोसिस्टम बनाया। इकोसिस्टम ने क्या बनाया? इकोसिस्टम ने बायोम बनाया। और फिर क्या बना? बायोस्फीयर। ये है क्रम। एरो के डायरेक्शन में आप चलते चलिए, आप एरो के डायरेक्शन में चलिए तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आएगा, ठीक है। इस तरह से आप एक बार फिर से देखिए, पहले नोट कर लीजिए इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हुआ। कह रहे हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्होंने यूनाइट हो करके एक सिंपल एटम बनाया। ये सिंपल एटम्स आपस में रिएक्ट करके इन्होंने क्या बनाया? मॉलिक्यूल बनाया। कौन से मॉलिक्यूल? मोनोमर्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स थे, सामान्य साइज के, छोटे साइज के थे। फिर इन्होंने आपस में यूनाइट होकर के पॉलीमराइजेशन कर लिया तो क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। ऐसे पॉलीमर्स पानी में आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट किए। पानी का टेम्परेचर उस समय हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड था, आपको पता है, तो पानी काफ़ी समय तक तो रुका ही नहीं ज़मीन पर। धीरे धीरे जब टेम्परेचर कम हुआ तो ये बायोमॉलिक्यूल्स तब तक रिएक्ट कर चुके थे और फिर ये पानी में आकर के इकट्ठे हो गए। यहाँ पर जो पानी था, पानी जो था उसको हमने हॉट सूप कहा, और इसी हॉट सूप में बायोमॉलिक्यूल्स ने आपस में जुड़ करके क्या बनाया? प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म के चारों तरफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ने आकर के घेरा बना लिया और बन गई एक सेल, ठीक। जब एक सेल बन गई तो यहीं से अब आपको मालूम है कि दुनिया के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रकार का है। तमाम ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे तमाम यूनिसेलुलर एल्गी हैं, यीस्ट है, सारे प्रोकैरियोट सब यूनिसेलुलर ही होते हैं, सारे प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर होते हैं। वहाँ से जब आगे चलते हैं तो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स में मिला। फिर उसके बाद आगे बढ़ गए तो कई यहाँ पर सेल्स ने मिलकर, अलग अलग ग्रुप की सेल ने मिलकर टिश्यू बना लिया। फिर ये टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन फाइलम सिलेंट्रेटा में आपने देखा, फाइलम टेनोफोरा में देखा। वहाँ से आगे चले तो टिश्यू ने मिलकर क्या बनाया? ऑर्गेन बनाया। ये व्यवस्था हमने कहाँ देखा? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ में देखा। इससे ऊपर जब गए यानी कि नेमेटोडा से लेकर सारे हायर ऑर्गेनिज्म में, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो गया? ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड हो गया। मीन्स कई ऑर्गेन्स ने मिलकर ऑर्गेन सिस्टम बना लिया था। और ये जो ऑर्गेन सिस्टम्स थे इनको हम नाम देते हैं क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये हमारे क्या हैं? ये बॉडी के सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गेन सिस्टम्स होते हैं। इन्हीं ऑर्गेन सिस्टम्स ने मिल करके आपके शरीर का निर्माण किया है, ऑर्गेनिज्म का। जब यहाँ पर ऑर्गेनिज्म आ गया तो ऑर्गेनिज्म की स्पेसीज डिसाइड हो गई कि इस बिरादरी का ये ऑर्गेनिज्म है, इस बिरादरी का ये ऑर्गेनिज्म है। जैसे मनुष्य होमो सेपियंस है, तो मनुष्य होमो सेपियंस ये क्या है? एक प्रकार की स्पेसीज है। किसकी?
मनुष्य। और यहाँ पर ऑर्गेनिज्म कौन है? मानव है, मनुष्य है। इसकी स्पेसीज कौन सी है? सेपियंस है। ठीक, अब इस प्रकार से सेपियंस का एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि सेपियंस के कई इंडिविजुअल आपस में मिले तो क्या हुआ? ऑर्गेनिज्म से क्या बन गया? पॉपुलेशन बन गई। द ग्रुपिंग ऑफ organism of the same species constitutes the structure what is called as population, right? जब किसी एरिया में एक से अधिक पॉपुलेशन मिलकर रहने लगे तो वो पूरा स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। ठीक, और कम्युनिटी से बनता है इकोसिस्टम। ये जो इकोसिस्टम है ये हैबिटेट के आधार पर होता है। हैबिटेट का मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का आवास प्रवास, वो कहाँ रहता है, किस एरिया में रहता है। ज़मीन पर रहता है, हवा में रहता है, पानी में रहता है। अगर पानी में रहता है तो किस प्रकार के पानी में रहता है? मीठे जल में रहता है या वो खारे जल में जैसे समुद्री पानी होता है, यानी कि वो इनलैंड वाटर में होता है या फिर वो ओपन सी में होता है या एस्टराइन वाटर में होता है, लेकेस्ट्राइन वाटर में होता है, किस प्रकार रिवराइन वाटर में होता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको मालूम है कि ऑर्गेनिजम्स ढेर सारे होते हैं इस संसार में और इन सबकी टोटल संख्या को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज डाइवर्सिटी इज द जनरल टर्म, इट कैन बी अप्लाइड टू एनीवेयर, एनी सिस्टम। डाइवर्सिटी किसी मोटरसाइकिल की डाइवर्सिटी हो सकती है, अलग अलग बिरादरी की मोटरसाइकिल है, अलग अलग प्रकार की कारें हैं, इनकी अपनी डाइवर्सिटी है। वातावरण अलग अलग प्रकार का है, उनकी अपनी डाइवर्सिटी है। इसी प्रकार से जब डाइवर्सिटी मीन्स होता है, हिंदी में कहते हैं विविधता, विभिन्न प्रकार के, एक ही प्रकार के नहीं, ढेर सारे प्रकार के ऑर्गेनिज्म हो, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी विद रिस्पेक्ट टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। इसके लिए एक चैप्टर डेडिकेटेड है जिस पर हम खूब अच्छे से चर्चा करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसके क्या मायने रखते हैं, कितने प्रकार की होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है और आज इसका आउटकम क्या है, इसे कब तक रहेगी, इसका स्कोप क्या है आगे। ये सारी चीज़ें, ढेर सारी चीज़ें हम बायोडाइवर्सिटी को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से अभी तक हमने आपको केवल ऑर्गेनाइजेशन की बात किया है कि दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लेवल तक है। तो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पर है वो कौन है? दैट इज द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का कोई डायमेंशन ही नहीं है। बायोस्फीयर बहुत छोटा हो सकता है और बहुत बड़ा हो सकता है। इसकी विशालता इतनी होगी कि आप इसको किसी डायमेंशन में सेट नहीं कर सकते। संपूर्ण ब्रह्मांड एक क्या है? बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर का मतलब होता है वो एरिया जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, हम उसे कहते हैं। इससे जो छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बायोम कहलाता है। स्फीयर प्लस बायोम इक्वल्स टू बायोस्फीयर। अगर कोई चीज़, जैसे मान लो कि आपके लैब में रखी हुई एक टेबल है और उस पर किसी भी प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो टेबल आपकी एक स्फीयर तो है, परंतु लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होने की वजह से ये बायोस्फीयर नहीं है, राइट। अब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पर है तो ये क्या बना देगा? ये बायोस्फीयर बना देगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज़ नोन एज बायोम। विद रिस्पेक्ट टू द हैबिटेट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज़ नोन एज बायोस्फीयर। तो इस प्रकार से बायोस्फीयर जो होता है एक बड़ा सिस्टम होता है, इसलिए हमने इसको सबसे बाद में रखा है। ये है बायोस्फीयर, सबसे बड़ा होता है। संपूर्ण जो आपका समुद्र है एक बायोस्फीयर हो सकता है, लेकिन ये बायोम भी है क्योंकि इससे बड़ा बायोम बायोस्फीयर कहला। पूरी धरती ही क्या है? एक बायोस्फीयर, क्योंकि धरती पर कौन रहता है? अर्थ पर कौन रहता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। चंद्रमा पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं? नहीं है, अभी तक नहीं पाए गए हैं। तो क्या वहाँ पर हम उसको बायोस्फीयर कहेंगे? चंद्रमा का जो एटमॉस्फेयर है, अगर एक भी बैक्टीरिया वहाँ बरामद हो जाए तो चंद्रमा बायोस्फीयर बन जाएगा। मतलब स्फीयर विदाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ओनली स्फीयर, बट द स्फीयर विद लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोम। बात समझ गए होंगे, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब आप कहेंगे साहब कंफ्यूज करा रहे बायोम में और बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर का मतलब द एरिया दैट इज इनहेबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो वो जो एरिया है प्लस वहाँ जो लिविंग, इन दोनों को मिलाकर बायोस्फीयर बन रहा है। बात समझ गए? यूँ समझ लो कि छोटे और बड़े का अंतर है। अब आइए बात करते हैं कि बायोम और इकोसिस्टम में क्या अंतर है। बस छोटे और बड़े का, विशालता का डिफरेंस है। इकोसिस्टम बहुत छोटा हो सकता है और बायोम इससे बड़ा हो सकता है। जैसे इकोसिस्टम आपके एलिमेंट्री कैनाल का भी हो सकता है,
जहाँ पर माइक्रोफ्लोरा रहते हैं, बैक्टीरिया। इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ व्हाट, इकोसिस्टम। आपका माउथ जहाँ पर ढेर सारे बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का इकोसिस्टम है। आपकी स्किन एक इकोसिस्टम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर फंगस की ग्रोथ हो रही है, तो ये एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम बहुत छोटा हो सकता है और इकोसिस्टम बहुत बड़ा हो सकता है। इकोसिस्टम अभी मैंने आपके एलिमेंट्री कैनाल का बताया। इकोसिस्टम आपका मैन मेड हो सकता है, जैसे एक्वेरियम होता है, राजा जी ने तालाब खुदाया है, ये भी क्या है, पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम, मैन मेड है। अगर कोई अपने आप से, जैसे नदी है, समुद्र है, ये सब अपने आप बने हैं, तो ये मैन मेड नहीं होते, नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं ये सब। तो इस प्रकार इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और इन सारे टर्म्स के लिए अलग अलग यहाँ पर चैप्टर डेडिकेटेड है। तो पहला चैप्टर यहाँ पर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इस पर बात करेंगे। दूसरा चैप्टर कौन है, इकोसिस्टम। तीसरा चैप्टर कौन है, बायोडाइवर्सिटी। और चौथा कौन है, इन्वायरमेंटल इशूज, जिसमें हम पॉल्यूशन वगैरह डिस्कस करेंगे, राइट। तो इस प्रकार से इन 4 चैप्टर में इकोलॉजी का आपका ये सेगमेंट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जाएगा। ठीक, इनके जितने भी सवाल हैं हम आपसे प्रॉमिस करते हैं फंसेगा कहीं नहीं, कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा गंभीरता से समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, आइए और इस चैप्टर में सबसे मेन जो हमारी हेडिंग है इकोलॉजी, हम जरा इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है। आइए और बात करें इकोलॉजी पर। इकोलॉजी टर्म है ओइकोस, स्टैंड्स फॉर हाउस, एंड लोगोस, स्टडी। द स्टडी ऑफ the house of the living organism। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के घर का अध्ययन करना। अब यहाँ पर घर क्या है, हिंदी में बोलते हैं, कहते हैं साहब आवास और प्रवास, हैबिट एंड हैबिटेट। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिट एंड हैबिटेट हम पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है, क्या पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ते हैं। ओइकोस एक ग्रीक टर्म है, इट वाज गिवन बाय रीटर, साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, रीटर, और उन्होंने ये टर्म दिया था इकोलॉजी। हालांकि ये सब बहुत पुराने क्वेश्चन हैं, शायद ही पूछें, अदरवाइज पूछते नहीं हैं। बात समझ में आ रही है, ये संभवतः ही पूछा जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिंपली स्पीकिंग मैंने आपको बोल दिया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के हम घर का अध्ययन करें तो हम उसे क्या बोलते हैं, तब हम उसको कहते हैं कि इकोलॉजी है। द स्टडी, द ब्रांच अंडर विच वी डील्स द स्टडी ऑफ द हाउस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नोन एज इकोलॉजी। हम उसे इकोलॉजी कहते हैं, एक ये टर्म है, ठीक। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि घर किसका, जाहिर सी बात है, अभी हमने बोला है कि घर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो फिर क्वेश्चन उठता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा, किस लेवल का। तो एटमॉस्फेयर तो सबका होता है। यहाँ पर सिंपली स्पीकिंग अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of the living organ, the interaction among
among the living organism with its surrounding is known as ecology. डेफिनेशन दे दिया हमने इसकी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या होना, इंटरैक्ट करना, अपने इमीडिएट एटमॉस्फेयर के साथ इंटरैक्ट करना। द इंटरैक्शन अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इट्स इमीडिएट इन्वायरमेंट इज नोन एज इकोलॉजी। इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। तो बात यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की आती है। तो अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिज्म सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म हमारी एक सेल है, इंडिविजुअल सेल। और किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये एक छोटी सी सेल वो स्वयं ऑर्गेनिज्म है। जैसे हम अमीबा की बात कर ले, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कहाँ रहता है, पानी में रहता है। तो अब यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा का रिलेशनशिप अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो होगा, अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो इट इज नोन एज इकोलॉजी। अब ये जो टर्म इकोलॉजी है इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। इनमें से एक होता है ऑर्टिकोलॉजी, दूसरा होता है सिनिकोलॉजी। अब यहां पर इकोलॉजी के दो टर्म हो गए, ऑर्टिकोलॉजी एंड सिनिकोलॉजी। अभी अभी हमने आपसे बात किया, एग्जाम्पल दिया अमीबा का। अमीबा क्या है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। रहता कहाँ पर है, पानी में रहता है। इसका इमीडिएट सराउंडिंग कौन है, वाटर है। तो इस प्रकार से अमीबा यहां पर एक इंडिविजुअल है। इट इज नॉट द ग्रुप ऑफ अमीबा, वी आर लुकिंग फॉर अ सिंगल सेल ऑफ अमीबा and its interaction with its immediate environment, right? Means we are very particular in the sense that we are going to observe the interaction among the single organism, that is amoeba, with its immediate environment. जब हमारा अध्ययन किसी एक ऑर्गेनिज्म तक ही सीमित होता है, the study of interaction of the living organism, individual living organism with its immediate surrounding, it is very particular in sense and known as ऑर्टिकोलॉजी। जब हम किसी एक ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट का अध्ययन करते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट के साथ किस प्रकार का इंटरैक्शन है, जब हम अध्ययन इसका करते हैं, क्या बोलते हैं इसी को, तब इसे हम ऑर्टिकोलॉजी कहते हैं। मतलब ये हो गया कि द इकोलॉजी ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ऑर्टिकोलॉजी। द इकोलॉजी ऑफ द सिंगल ऑर्गेनिज्म द इकोलॉजी ऑफ द सिंगल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ऑर्टिकोलॉजी। जब हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इसके इंटरेक्शन का अध्ययन करते हैं, इट इज नोन एज ऑर्टिकोलॉजी, राइट? ये बात समझ में आ गई। अब हम एक ऑर्गेनिज्म से थोड़ा अपना जो दायरा है वो बढ़ा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्या, हम बात कर रहे हैं कि एक से अधिक प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करना है। इनका उसके इमीडिएट इन्वायरमेंट के साथ अध्ययन करना है। मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इकोलॉजी ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, नॉट द सिंगल। देन इट इज नोन एज सिनिकोलॉजी। क्या कहेंगे इसको, सिनिकोलॉजी कहेंगे। आप यहाँ पर सवाल कर सकते हैं सर कि अगर केवल अमीबा ही हो, दूसरा ऑर्गेनिज्म ना हो, यानी अमीबा का पॉपुलेशन हो, तो क्या इसे सिंकोलॉजी कहेंगे या ऑर्टिकोलॉजी कहेंगे? तो यहां एक धर्म संकट फंसेगा कि आपको एग्जाम में चूज करना है आंसर।
तो जब आप अमीबा नाम की एक स्पेसीज का अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर एक ऑर्गेनिज्म है, उस स्पेसीज का केवल एक इंडिविजुअल है, तो आर्टिकोलॉजी है। लेकिन अगर उस स्पेसीज का पॉपुलेशन है तो हम ये कहेंगे कि एक पर्टिकुलर स्पेसीज के ग्रुप का अध्ययन कर रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो द आर्टिकोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉपुलेशन, बट विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनिज्म इट इज सिंकोलॉजी। रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इट इज आर्टिक, क्योंकि हम एक पॉपुलेशन का, उसमें दूसरे प्रकार का ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से यहां ध्यान देना है कि एक बारीकी इसकी लाइन खींचनी है कि अगर एक इंडिविजुअल का पढ़ रहे हैं आर्टिकोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल, अगर पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इट इज आर्टिकोलॉजी, इन जनरल सेंस इट इज सिंकोलॉजी, क्योंकि मोर देन वन ऑर्गेनिज्म है। लेकिन यहीं पर जब हम वेरिएशंस देखते हैं और कम्युनिटी का अध्ययन करते हैं, नॉट अबाउट द सिंगल पॉपुलेशन बट कम्युनिटी, तो जब कभी भी कम्युनिटी का अध्ययन, तब ये सिंकोलॉजी निश्चित रूप से हो जाता है। ठीक, इकोसिस्टम का अध्ययन करते हैं, सिंकोलॉजी है। आर्टिकोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू द सिंगल ऑर्गेनिज्म और इट्स स्पेसीज, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम। इतनी बात समझ में आ गई। तो सिंकोलॉजी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, द स्टडी ऑफ the group of organisms of different species. Different species. तो यहां पर पॉपुलेशन नहीं आएगा, बल्कि पॉपुलेशन का समूह आएगा, अर्थात कम्युनिटी का अध्ययन करेंगे हम। मतलब किसका अध्ययन करेंगे? कम्युनिटी का अध्ययन करेंगे। तो जब हम कम्युनिटी का अध्ययन करते हैं तो हम इस टर्म को थोड़ा ब्रॉड सेंस में देखते हैं और सिनिकोलॉजी बोलते हैं। इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द सिंगल ऑर्गेनिज्म बट इट इज मोर इलेबोरेटेड। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजी का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप का अध्ययन कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज सिनिकोलॉजी। अब यहाँ पर आपकी कम्युनिटी भी आ जाएगी, आपका एक इकोसिस्टम आ जाएगा, आपका बायोम भी हो सकता है और बायोस्फीयर हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब क्वेश्चन इंटरेक्शन पर है कि विच काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज ऑब्जर्व्ड अमंग द लिविंग स्पेसीज। जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम किस चीज़ को इमीडिएट इन्वायरमेंट किसी ऑर्गेनिज्म का मानेंगे? जरा देखिए, मिटाएं इसको, लिख लिया होगा आपने, पूरा कर लीजिए जल्दी से, जो भी नहीं लिखे हैं जल्दी पूरा कर लीजिए इसको। हो गया होगा। अब बात करते हैं कि ये जो इंटरेक्शन होता है ये क्या है। व्हाट इज द इंटरेक्शन? आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का भी हो सकता है। तो मान लो जैसे कि अमीबा है, सपोज दैट ये अमीबा है, इसका जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है वो कौन है? इसका जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है दैट इज द वाटर, ये पानी में है। अब ये और बात है कि पानी यहाँ पर फ्रेश वाटर है या ये मरीन वाटर है, बट दिस इज द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अब आपको पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसका बहुत ही इसेंशियल एट्रीब्यूट होता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इसेंशियल फीचर में पहला था कि उसके पास एक सेल होनी चाहिए, तो अमीबा के पास एक सेल है। दूसरा फीचर ये है कि उसमें मेटाबॉलिज्म हो रही हो, तो अमीबा के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है जिसको हम प्रोटिस्टा में भी रखते हैं। ऐसी कंडीशन में चूंकि ये रिच है, इसके पास वो सारी मशीनरी मौजूद है जो मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, तो इस सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है।
तो अगर सेल है और मेटाबॉलिज्म है तो ये लिविंग है। अब अगर ये लिविंग है तो इसमें एक इसेंशियल प्रॉपर्टी और होगी और वो है कॉन्शियसनेस। यहां पर जो कॉन्शियसनेस होता है, बिकॉज ऑफ द कॉन्शियसनेस because of the consciousness of the living organism, it interacts with its immediate surrounding. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन क्यों करता है? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, क्या कोई डेड ऑर्गेनिज्म अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करता है क्या? आपके घर में रखा हुआ जो फर्नीचर है, जो लकड़ी का बना हुआ है, ये पहले कभी लिविंग प्लांट के शरीर का हिस्सा रहा होगा, तो इसमें जो सेल्स रही होंगी वो जीवित रही होंगी। तो इन्होंने किसकी डिमांड किया होगा? पानी की, मिनरल की, न्यूट्रिएंट्स की। लेकिन आपके घर में रखा हुआ फर्नीचर क्या इन सब चीज़ों की डिमांड करता है कि हमें पानी पिलाओ? क्या वो कहता है कि हमें खाद दो, नहीं तो हमारी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी? ऐसा होता है क्या? नो। क्यों? बिकॉज द कंपोनेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उस फर्नीचर का, अब उसमें रहने वाली सेल्स वो डेड हो चुकी हैं। तो कभी भी डेड सेल, मुर्दा कभी पानी नहीं मांगता। डेड बॉडी वो डिकम्पोज हो जाती, बैक्टीरिया उसको स्पॉइल कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करने की हैसियत केवल उन्हीं की होगी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बिकॉज द कॉन्शियसनेस इज इसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज it should be aware of every kind of change, whether it is happening outside the body or happening inside the body। किसी भी प्रकार का कोई भी अगर चेंज हो रहा है तो वो चाहे शरीर के बाहर हो रहा हो या शरीर के अंदर हो रहा हो, लेकिन इस प्रकार की किसी भी हलचल का, किसी भी प्रकार के होने वाले परिवर्तन का एहसास अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हो रहा है तो वो जिंदा है और उसमें कॉन्शियसनेस है। राइट? ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद द सिचुएशन, इंटरैक्ट्स विद देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट बिकॉज दे हैव द कॉन्शियसनेस, क्योंकि इनके पास कॉन्शियसनेस है। अब ये कॉन्शियसनेस क्या होता है? द एबिलिटी टू फील द थिंग्स, एबिलिटी टू फील द सिचुएशन, ability to feel any kind of change that occurs in the surrounding of the organism as well as in the internal atmosphere। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर अमीबा का ये जो है, ये कौन सा इन्वायरमेंट है? ये इंटरनल एटमॉस्फेयर है इसका। कैसा है? ये इंटरनल एटमॉस्फेयर होता है। अमीबा का ये इंटरनल एटमॉस्फेयर है, जिसे हम इसका सेल साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। क्या चीज है ये? इट इज द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ अमीबा। राइट? अब जो पानी यहां पर भरा गया है, वाटर, दिस वन इज द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ अमीबा। इस तरह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का दो एटमॉस्फेयर होता है। कौन कौन सा? एक होता है इंटरनल एटमॉस्फेयर और दूसरा होता है उसका एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। व्हाट इज ट्रू विद अमीबा हियर? अमीबा इज लिविंग इन वाटर। नाउ द वाटर इज इट्स एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर एंड व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी सेल, इट इज द इंटरनल इन्वायरमेंट। इस प्रकार से एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट आप समझ गए होंगे। With due course of evolution, as it happened, because of the evolution that gradually took place, the body of the organism became much and much complex gradually, right?
It is known as descent with modification, and in one word I would like to say it as evolution. What? बॉडी का मॉडिफिकेशन सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जो कि ग्रेजुअली हो रहा है, इस एक्ट को हम क्या नाम देते हैं? इट इज नोन एज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्यों कहा हमने इसको? द इवोल्यूशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे इन्वायरमेंट में होने वाले बदलाव के साथ हम अपने शरीर के अंदर जो परिवर्तन कर ले जाते हैं, एडाप्टेशन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? उसी को एडाप्टेशन कहते हैं। फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द चेंजिंग एटमॉस्फेयर। जैसे कि आप किसी भी एक इन्वायरमेंट में रहने के लिए वहाँ की दशा के अनुकूल आप एडाप्ट कर जाते हैं कि साहब अब हमको इसी में रहना है। लंबे समय तक जब आप वहाँ रहते हैं तो आप वहाँ रहने के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं। आपके शरीर के सारे इंटरनल सिस्टम्स जो होते हैं, आपकी सारी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री किसके अनुसार एडजस्ट हो जाती है? जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं उसके अनुसार। अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल condition, your body tries to get adapted. For its survival it is necessary. जो एडाप्ट नहीं कर पाते हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं करते, उनका जीवन आगे लंबा नहीं चलता है, राइट। तो यहाँ पर एक टर्म होता है एडाप्टेशन, जिसको आप इकोलॉजी में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिज्म में एडाप्टेशन किसे कहते हैं? द चेंज इन द बिहेवियर विथ चेंजिंग एटमॉस्फेयर। The change in the behavior, structure and internal system of organism for the survival in the changing atmosphere। बदलते हुए एटमॉस्फेयर में अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, उस ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में, क्योंकि एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशंस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो किसी भी बदले हुए एटमॉस्फेयर में किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल मतलब मॉर्फोलॉजिकल डिटेल में कोई परिवर्तन आ रहा है, या फिर इंटरनल एनाटॉमिकल कोई सेटअप चेंज हो रहा है, इसलिए कि हम उस बदले हुए एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सकें। इट इज़ द रूल ऑफ नेचर। ऑर्गेनिज्म को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, एंड इट इज़ नोन एज एडाप्टेशन। इसी को हम एडाप्टेशन कहते हैं ऑर्गेनिज्म में। एंड द सर्वाइवल एंड लॉन्गिविटी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इन दैट इन्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट टू विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एबल टू मॉडिफाई इटसेल्फ अकॉर्डिंगली। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीवन लंबा चलेगा, लंबे समय तक उस एटमॉस्फेयर में रहेगा, उसकी सर्वाइवल वैल्यू ज़्यादा होगी। ये इस पर डिपेंड करेगा कि वो ऑर्गेनिज्म अपने एक्सटर्नल सिस्टम में और इंटरनल सिस्टम में, मतलब मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन और एनाटॉमिकल एडाप्टेशन, बिहेवियरल एडाप्टेशन, एडाप्टेशन एट एवरी लेवल व्हाट एवर इट मे बी, दैट इज becoming much helpful in the survival of the organism in that changing atmosphere. It is known as adaptation. तो degree of adaptation organism to organism vary करता है, और जो organism plasticity नहीं शो करते, plasticity do you know? The plastic nature of the organism, मतलब कि चलो भैया थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, हम एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे प्लास्टिक होता है, क्या करते हैं आप उसको चाहे तो दबा दें, चाहे तो खींच दें, कुछ हद तक वो आपकी बात को सहता है। इसी प्रकार की प्लास्टिसिटी अगर आपके अंदर है, मतलब आप कंप्रोमाइजिंग नेचर के हैं, एडजस्टेबल सिस्टम है आपका अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एटमॉस्फेयर, योर सर्वाइवल वैल्यू विल बी मोर। एंड इफ यू आर रिजिड, यू आर नॉट एबल टू चेंज योर मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम, you cannot make adaptation at morphological level, at anatomical level, at physiological level, at behavioral level, you could not survive for long in that atmosphere. आप उस एरिया में लंबे समय तक आपकी सर्वाइवल वैल्यू नहीं रहेगी। ये बात समझ गए ना? तो इस प्रकार से कितना इम्पॉर्टेंट है हमारा ये इकोलॉजी, जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है। अगर हम इकोलॉजी का अध्ययन कर लें
तो प्रकृति के तमाम जो डिमांड्स होते हैं उनको समझ पाएंगे, तमाम प्रकार के उनके जो एडजस्टमेंट्स होते हैं हम उसको मेंटेन कर पाएंगे और अपनी सर्वाइवल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, अपना लाइफ स्पैन बढ़ा कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे एक छोटे से उदाहरण के लिए कि मछली में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, गिल से रेस्पिरेशन करती है। अब उठा के आप अगर बाहर रख देंगे तो मछलियां दो प्रकार की होती हैं। जो कैट फिशेज होती हैं वो बड़े लंबे समय तक जिंदा रहती हैं, आप पानी से बाहर निकाल दीजिए फिर भी उनकी सर्वाइवल होती रहेगी, एयर ब्लैडर होता है, सांस भी लेते हैं उससे वो। लेकिन कुछ मछलियां ऐसी होती हैं कि पानी से बाहर निकाला नहीं कि विदिन ए फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स छटपटा के जान दे देती हैं। अब ये मछलियां, इनमें क्या है, टॉलरेंस 0% है पानी को लेकर कि बिना पानी के काम नहीं चलेगा। बिन पानी सब सून किसके लिए, मछली के लिए। तो मछली की सर्वाइवल वैल्यू कम होगी या ज़्यादा, कम हो जाएगी। ऐसी मछली की सर्वाइवल वैल्यू ज़्यादा होगी कि थोड़े समय के लिए भैया पानी नहीं, बाद में मिल जाएगा, हम जिंदा रहेंगे। इस प्रकार का एडाप्टेशन, तो दिस वेरीज ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अब आप समझ गए होंगे कि दो प्रकार का एटमॉस्फेयर किसी ऑर्गेनिज्म का होता है, एक उसका इंटरनल एटमॉस्फेयर होता है और दूसरा उसका एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर होता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से एडजस्टमेंट भी होता है कि शरीर अपने इंटरनल एटमॉस्फेयर से भी एडजस्टमेंट करता है और शरीर अपने एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से भी एडजस्टमेंट करता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो आपकी बॉडी में कोई ऐसी सेल है जिसके पास ग्लूकोज नहीं है, तो अपनी पड़ोसी कोशिका से ग्लूकोज मांगेगी। तो सेल के यहाँ पर बॉडी के अंदर भी तो चेंज आ रहा है। तो अगर आप एक इंडिविजुअल सेल देख रहे हैं तो सेल का इंटरनल एटमॉस्फेयर साइटोप्लाज्म होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। और इस सेल के बाहर अगर कोई पड़ोसी सेल है, कोई पड़ोसी टिश्यू है, कोई फ्लूइड बाहर भरा, एवरीथिंग इज एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर टू दिस इंडिविजुअल सेल। इसी प्रकार से चूंकि सेल हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, तो जब हम अपने शरीर को एक इकाई मानते हैं तो हमारे इस शरीर के बाहर जो भी है, हवा है, समुद्र है, पहाड़ है, नदी है, कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा, सब एवरीथिंग इज द एक्सटर्नल टू अस। ये सारी चीजें हमारे लिए बाहरी हैं। राइट, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमारे शरीर का, इस शरीर के बाहर एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है और शरीर के अंदर क्या है, इंटरनल एटमॉस्फेयर है। अब अगर वातावरण में कोई परिवर्तन होता है तो हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। अब हमारा व्यवहार क्या होता है कि अगर गर्मी आ जाए तो हम भागकर छाया ढूंढने लगते हैं, अगर सर्दी हो तो भागकर धूप सेकने लगते हैं। ये क्या है, ये हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। गिरगिट होता है, गिरगिट क्या होता है, चैमेलियन क्या होता है। अब आपको पता है कि वो एक रेप्टाइल है। टेम्परेचर का एडजस्टमेंट उसकी बॉडी में नहीं हो सकता क्योंकि वो कोल्ड ब्लड एनिमल है। सर्दी के दिनों में धूप सेकता है और गर्मी के दिन में क्या होता है, छाया ढूंढता है, पेड़ की छांव में चला जाता है। ये कौन सा चेंज है, ये बिहेवियरल चेंज है उसका। अब लंबे समय तक अगर पानी पीने को ना मिले, जैसे ऊंट के बारे में बात करते हैं, कंगारू रैट के बारे में बात करते हैं, तो कंगारू रैट में क्या होता है, जीवन में कभी पानी नहीं पीते साहब, इनको पानी नसीब नहीं हो सकता। फिर क्या होगा, तो इनमें, इनके व्यवहार में नहीं, इनकी फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन इनका होगा, इनके फिजियोलॉजिकल सिस्टम में एडाप्टेशन होगा। अर्थात ये फैट की लाइसिस करके वाटर रिलीज करते हैं। फैट ब्रेकडाउन से जो पानी निकलता है उसे हम मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं और कंगारू रैट उनका इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गया। तमाम सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो टेम्परेचर के लिए अडाप्ट करते हैं। तो हम एडाप्टेशन एक सेगमेंट होगा इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में आपको बताएंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। राइट, अब कहते हैं कि अगर हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट करके अपना इंटरनल इन्वायरमेंट को हम कांस्टेंट कर ले जाएं और चेंज ना होने दें, तो हम बोलेंगे कि हमने अपना इंटरनल एडजस्टमेंट एक्सटर्नल से कर लिया है एंड दिस मैकेनिज्म इज नोन एज होम्योस्टैसिस। एक प्रकार की मैकेनिज्म आपकी बॉडी में चलती है जिसके कारण हम अपने शरीर का इंटरनल एटमॉस्फेयर कांस्टेंट रखते हैं। इंटरनल एटमॉस्फेयर के लिए साइंटिस्ट थे क्लाडे बर्नार्ड, जिन्होंने इसको टर्म दिया था मिलू इंटीरियर कहा था। क्या कहा था, अब हमारा जो इंटरनल एटमॉस्फेयर है दिस वन, इट इज नोन एज मिलू इंटीरियर कहेंगे इसको, बाई क्लाडे
बर्नार्ड नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने हमारे इंटरनल एटमॉस्फेयर के लिए मिलू इंटीरियर कहा था। और अगर जिंदा रहना है तो हमें अपना कांस्टेंट इंटरनल एटमॉस्फेयर मेंटेन रखना है। अगर हमको सर्वाइवल चाहिए, हमें जिंदा रहना है, तो फिर हमको अपनी बॉडी में कुछ मैकेनिज्म चेंज करने पड़ेंगे, अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा, एनाटॉमिकल परिवर्तन, शरीर में कुछ परमानेंट चेंज हो जाएंगे, उनको हम बॉडी में होने वाले चेंजेज कहते हैं। और फिर धीरे धीरे वो एक नए लुक में आ जाएंगे, वो एक नई स्पीसीज के रूप में आएंगे। और इसी को डार्विन ने क्या कहा था? इवोल्यूशन कहा था, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं की इकोलॉजी का संबंध इवोल्यूशन से है। आप दोनों चैप्टर को एक दूसरे से अलग करके नहीं पढ़ सकते। हमको इकोलॉजी को अध्ययन उसका करना है इन रिलेशन टू द इवोल्यूशन। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, ठीक है। तो इस तरह से इकोलॉजी जो है अगर हम देखें तो इसमें हम किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। यहाँ एक लाइन में तो हमने कह दिया कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अपने इमीडिएट सराउंडिंग से जो इंटरेक्शन हो रहा है उसका हम अध्ययन करते हैं। तो यहां पर क्या होता है? विद चेंजिंग इन atmosphere, the living organisms try to maintain the constant internal एटमॉस्फेयर, जिसे हम नाम क्या दे रहे हैं? मिलू इंटीरियर बोल रहे हैं। बाय द मैकेनिज्म, किस विधि से? नोन एज, इस मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं होमियोस्टैसिस। और होमियोस्टैसिस ये जो टर्म था गिवन बाय वाल्टर कैनॉन। वाल्टर कैनॉन नाम के साइंटिस्ट ने टर्म होमियोस्टैसिस दिया था। होमियोस्टैसिस वो एक मैकेनिज्म है जिससे हम अपनी बॉडी के इंटरनल एटमॉस्फेयर को सेट करते हैं। अब हमने जो यहाँ पर टर्म यूज किया है कि एवरी ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू, ट्राई मतलब प्रयास करता है कि अपने इंटरनल एटमॉस्फेयर को वो कांस्टेंट रखे एक निश्चित लिमिट तक। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो इन्वायरमेंट के सामने सरेंडर कर देते हैं, बिल्कुल रेगुलेट नहीं करते, बिल्कुल इंटरनल एटमॉस्फेयर के चक्कर में नहीं पड़ते। कहने लगे जो तोरा वही मेरा, जो तोहार गति वही हमार गति। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चलो हमारे शरीर का भी बढ़ गया अगर बढ़ता है तो, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर घट रहा चलो हमारा भी घट जाएगा। तो ये जैसे रेप्टाइल्स होते हैं, फिश होते हैं, ऐसे और सारे प्लांट्स अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते। किसी भी प्लांट की पत्ती को ठंडी में छुओगे तो ठंडी महसूस होगी, गर्मी में छुओगे तो गर्म महसूस होगा। तो ऑल दी प्लांट्स प्लस सम एनिमल्स डू नॉट हैव द एबिलिटी टू मेंटेन देयर टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। तो क्या ये अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हमेशा ये कहना कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने शरीर में परिवर्तन होने ही नहीं देता, ये गलत है। लेकिन वो ट्राई करता है कि चेंज ना हो। अगर चेंज करना पड़ेगा तो यह देखा जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस लेवल तक कंप्रोमाइज करता है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि कुछ खास प्रकार के चेंज के लिए बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते, जैसे हम लोग हैं। टेम्परेचर में होने वाले चेंज पर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि हम थर्मो रेगुलेटर हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, राइट। हम अपने ब्लड प्लाज्मा के कंसंट्रेशन में चेंज होने को नहीं टॉलरेट करते, इसलिए चेंज अगर हुआ तो उसे मेंटेन करना है। बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखते हैं, चेंज नहीं होने देते। कौन है? मैमल्स हैं। तो जितने भी कोल्ड ब्लड एनिमल्स होते हैं टेम्परेचर में 0% टॉलरेंस होती है, वो बिल्कुल चेंज बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। वहीं पर रेप्टाइल्स हैं, फिश हैं, एम्फीबिया हैं,
लोअर एनिमल्स हैं, देयर बॉडी टेम्परेचर गेट एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, जो डिग्री ऑफ टॉलरेंस होता है, जो डिग्री ऑफ एडाप्टिबिलिटी होती है, इट इज नॉट कांस्टेंट। यहाँ पर आपको प्लास्टिसिटी देखने को मिलेगी ऑर्गेनिजम्स में। पौधे भी क्या करते हैं, बदलते हुए एटमॉस्फेयर के अनुसार अपने शरीर के अंदर परिवर्तन कर लेते हैं। जीरोफाइट्स में आपने देखा अपनी पत्तियां कैसी कर लेते हैं, कांटे में बदल देते हैं, स्टेम को पत्ती जैसा कर देते हैं कि पानी का स्टोरेज हो सके। जो हाइड्रोफिलिक प्लांट्स होते हैं, सूरज की रोशनी को ज़्यादा पाने के लिए जो गहराई में पोर्शन होता है वहाँ की पत्तियाँ फटी होती हैं और ऊपर की पत्तियाँ बिना फटी होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट ए जनरल डिस्कशन ऑफ द इकोलॉजी। व्हाट डू मीन बाय इकोलॉजी, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अध्ययन करनी है। तो केवल इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट से ही रिलेशन हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म अपने बगल रहने वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस प्रकार का रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। तो ये पारस्परिक, इसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंटरेक्शन अमंग दी ऑर्गेनिज्म। लिविंग का नॉन लिविंग से भी इंटरेक्शन होता है और लिविंग के साथ भी इंटरेक्शन होता है। तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार का इंटरेक्शन पड़ोसियों में होता है जो अगल बगल रहने वाले जानवर होते हैं। तो है चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल्स भी इस चैप्टर के अंदर हैं जिन्हें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक जनरल डिस्कशन था इकोलॉजी का। अब इसके बाद हम स्पेसिफिक पर आएंगे और चैप्टर वन बाय वन डील करेंगे। सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ने चल रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। स्टार्ट करेंगे कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म का इमीडिएट एटमॉस्फेयर क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के अनुसार वातावरण में डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का होता है, कौन कौन सी एरिया में पाए जाते हैं, और फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन के दौरान किस लेवल का एडाप्टेशन होता है, वो भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में सभी प्रकार के एडाप्टेशन पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और पॉपुलेशंस के इंटरेक्शंस पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करके हम इसकी पॉपुलेशन तक का अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। बहुत खूबसूरत, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो बी अलर्ट, क्वेश्चंस इस सेगमेंट से बहुत ज़्यादा आते हैं और आप सवाल गलत करके चले आते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो बारीकी इसके साथ करना है, तो बहुत ही सिली मिस्टेक करके आएंगे आप कंपटीशन में, ठीक। आज के लेक्चर में इतना ही। हम आपके अपने अगले लेक्चर में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। समझ में आया होगा, उम्मीद यही है, ठीक है। ओके, टेक केयर।